जितने आपने आदर्शवादी गाने सुने होंगे, किसी भी गाने में आपने ये सुना कि वर्तमान कैसा है, नया दौर है, नई उमंगें, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी मिलकर लिखेंगे हम नई कहानी। कौन सी नई कहानी? तुम बताओ ना। वो नई कहानी आज तक हम क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि जो पुरानी कहानी चली आ रही है, हमने उसको तो मिटाया नहीं। कौन कितना बड़ा अज्ञानी है, इसकी पहचान ये है कि उसके जीवन में सपने कितने हैं। असली सूरमा वो है जो सारा श्रम वर्तमान में डाल देता है। वो कहता है आगे के लिए कुछ नहीं चाहिए, अभी जैसा हूँ बस ऐसा ना रहूं, और वो काम अभी करूंगा। वर्तमान अगर साफ करने लगोगे ना, तो एक और मजेदार चीज होगी। तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे भविष्य के सपने कितने बचकाने थे। दुनिया की सबसे टुच्ची आकांक्षा है ये कि मैं महान कहलाऊं। कभी कोशिश मत करना महान कहलाने की। ताओ ते चिंग 8वां प्रकरण 3रा भाग। सीखने का प्रयास मत करिएगा, सुरक्षित होने का प्रयास बंद करिएगा। कुछ नहीं है जो आपको विशेष तौर पर या एकदम नया बताया जा रहा हो। हाँ, जो बातें आपको लगता है कि सच है ही, जिनको आप सदा से पकड़ कर बैठे हुए हो, उन बातों को चुनौती मिलने वाली है, और सारी बातचीत व्यर्थ हो जाती है जब उस चुनौती के सामने हम कवच लेकर खड़े हो जाते हैं। अहंकार ही मान्यता है, और अहंकार ही उस मान्यता का कवच है। कैसे? मान्यता से मैं बनता है, और फिर मैं कहता है कि मेरी मान्यता है, तो गलत कैसे हो सकती है? हमने कहा अहंकार ही मान्यता है, और अहंकार ही अपनी मान्यता का कवच है। मान्यता से ही मैं बना। मान्यता ना हो तो बताइए आपका मैं कहाँ से आएगा? आप बोलोगे क्या अपने बारे में? जो कुछ भी अपने बारे में बोलते हो मानी हुई बात है बस, जाना तो कुछ है नहीं। मान्यता से मैं बना, और फिर मैं कहता है कि मेरी मान्यता है, तो गलत कैसे हो सकती है? मैं बादशाह आदमी, मेरी मान्यता है ना, तो गलत। तो अहंकार अपनी मान्यता के सामने कवच लेकर खड़ा हो जाता है, जैसे मान्यता उसकी हो। ये उसको कोई बताने वाला होता नहीं कि मान्यता तेरी नहीं है, तू मान्यता का है, या दोनों एक दूसरे के हो। वो तो अपनी मान्यता की रक्षा एक चुनाव, एक निर्णय के तौर पर नहीं कर रहा है। तेरी मजबूरी है मान्यता को बचाना, क्योंकि मान्यता से ही तू है। मान्यता अगर गिर गई तो तू ही नहीं रहेगा। तू ना रहे, ये तेरे लिए खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि तेरे रहने में तेरे लिए दुख ही दुख है। व्यर्थ छोटा सा सिमटा सिकुड़ा सा जीवन जी रहा है, इसमें तुझे क्या आनंद है? ऐसा जीवन ना रहे तो तेरी समस्या क्या है? कोई नई ऊंची संभावना ही खुलेगी, पर इतनी हिम्मत हम आमतौर पर दिखाते नहीं। श्रद्धा की बड़ी कमी होती है। हम्म? श्रद्धा का मतलब है ज्ञात दुख को त्यागना, बिना किसी ज्ञात भविष्य के आश्वासन के। भविष्य अज्ञात है, फिर भी जो वर्तमान में ज्ञात दुख है, मैं उसको
त्यागने को तैयार हूँ। भविष्य में परिणाम अज्ञात है, पर अज्ञात परिणाम भी बहुत बड़ा आसरा है, या कह लो कि मुझे कोई आसरा चाहिए ही नहीं। तो अज्ञात है वो भी उससे तो कहीं बेहतर है जो ज्ञात है। मैं इसको छोड़ने को तैयार हूँ, यही श्रद्धा है। इतनी हम में होती नहीं, तो हम मान्यता के आगे कवच लेकर खड़े हो जाते हैं। अब आज बात जो आपसे कहेंगे लाउज़ू बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। इतने सरल, इतने सुंदर वचन। हमारी ही जिंदगी के, हमारी ही भाषा में, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग वंचित ही रह जाएंगे। पता नहीं क्या सोचेंगे इधर उधर। कईयों को लगेगा बहुत आगे की बात है, कईयों को लगेगा आध्यात्मिक बात है, कईयों को लगेगा बहुत गहरी बात है। बात आगे की भी हो सकती है, आध्यात्मिक भी, गहरी भी। लेकिन बात यह है कि जब हम उसे ये सब कहते हैं, आगे का, आध्यात्मिक, गहरा, तो बस हम बचने के प्रयास में कहते हैं। आप यूं ही किसी बात को नहीं कह देते हो, अरे ये तो आध्यात्मिक बात निकली। जब आप कहते हो ना कि अरे ये बात तो आध्यात्मिक निकली, तो वास्तव में आप कह रहे होते हो कि ये बात व्यवहारिक नहीं निकली। व्यवहारिक नहीं निकली, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में क्यों उतारूं। आचार्य जी, बड़ी गहरी बात कही आपने। ये आप आचार्य जी की प्रशंसा नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आचार्य जी आपकी बात जीवन में नहीं उतारूंगा, क्योंकि आपकी बात तो गहरी बहुत है और जीवन मेरा उथला है। मैं उथला जीवन जीने वाला प्राणी, गहरी बात को क्यों जीवन में उतारूं, मेरे उपयोग की नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी मान्यता लेकर के आप आज लाओत्जू के सामने खड़े मत हो जाइएगा। उनको ऋषि का ही स्थान दें, उनको ऋषियों से भी ऊंचा स्थान दें। हम कहते हैं महर्षि, वैसे सुने उनको। और जो बात है वो आपके जीवन की है। अध्यात्म कहीं दूर की बात नहीं करता। ये जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है ना, अध्यात्म इसी की बात है। मैं आपसे जब भी बात करता हूँ हमेशा यही कहता हूँ, कहीं आगे की बात नहीं है, कहीं किसी सुदूर लोक की बात नहीं है, किसी भविष्य की बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है, किसी महापुरुष की बात नहीं है। आपकी बात है, और आप आज जो कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो, अभी जो बने बैठे हो, जैसा अभी जीवन जी रहे हो, उसकी बात है। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि वो, हम्म, जो साधु है, संत है, ज्ञानी कह लीजिए उसको, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सेज बोल देते हैं। चीनी में उसके लिए जो शब्द है, उसका बिल्कुल अर्थ सेज नहीं है, पर समझने के लिए इतना काफ़ी है कि हम साधु कह लें या संत कह लें। मास्टर भी चलता है, कई जगहों पे आप पढ़ेंगे। टीचर भी चलता है, ज्ञानी भी ठीक है। और आप अगर उसको मुक्त कहना चाहें तो वो भी ठीक है, या बुद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष, कुछ भी। तो आज हमारे सामने साधु लिखा हुआ है, साधु शब्द प्यारा है, हम साधु शब्द के साथ ही आगे बढ़ लेंगे। साधु महानता के लिए प्रयास नहीं करता, इसलिए वो महान है। साधु महानता के लिए प्रयास नहीं करता, इसलिए वो महान है। महानता सदा भविष्य की बात है। महानता एक आदर्श है। आदर्श माने सिद्धांत, सिद्धांत माने विचार। और महानता चूंकि
भविष्य में पाने की चीज है, इसलिए वो एक कामना है। आप कहते हो कि मुझे महान बनना है, ये महान बनने की बात कौन कर रहा है? जो अभी महान नहीं है वही ना। महान बनने का अर्थ ही है कि अभी मैं महान नहीं हूँ। मैं महान नहीं हूँ, पर महान बनना है, आगे बनना है, भविष्य में बनना है, जाहिर सी बात है। कौन कह रहा है कि भविष्य में महान बनना है? मैं। तो ये जो महानता है ये मेरा ही एक विचार है, ख्याल है, सिद्धांत है, आदर्श है, कॉन्सेप्ट है ना। किसका है वो विचार या सिद्धांत? मेरा। और मैं क्या हूँ? मैं जो महान नहीं हूँ। मैं जो महान नहीं हूँ। मैं जो महान नहीं हूँ, वो अगर कोई विचार बनाएगा भी तो उस विचार में कितनी महानता होगी? कितनी होगी? नहीं होगी ना। तो इसीलिए महान बनने के हम जितने भी प्रयास करेंगे या सपने सजाएंगे, वो सब की सब हमारी क्षुद्रता से निकलेंगे। बहुत सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा जटिल मत बनाइएगा, अपने दिमाग पर बोझ मत लीजिएगा, सीधी सी बात है। हुँ? मैं छोटा आदमी, मैं बहुत छोटा आदमी। इस छोटे आदमी को अपने छोटपन के कारण दुःख मिल रहा है, तात्कालिक। छोटपन के कारण बीच-बीच में सुख भी तो मिल जाता है ना, नहीं मिलता क्या? माखी गुड़ में फँस रही, पंख रहे लिपटाए, इतना तो बताया हमें साहब ने। पर उसके पहले एक बात और भी हुई थी। माखी ने गुड़ के मज़े भी तो लूटे थे। तो क्षुद्रता मात्र दुःख नहीं देती है, क्षुद्रता सुख भी तो देती है। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा इसलिए हूँ क्योंकि बीच-बीच में मुझे सुख मिल जाता है, फिर दुःख भी मिलता है। तो दुःख मिलता है तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे क्या करना है? मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी। वही जो महानता की बात हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे महान बनना है क्योंकि बीच-बीच में दुःख मिल गया या। लेकिन महान बनने की बात करने वाला, तो जिस केंद्र से मैं छोटा था, उसी केंद्र से मैं क्या बनना चाहूँगा? जिस केंद्र से मैं छोटा था, उसी केंद्र से क्या बनना चाहूँगा? महान। मैं घटिया आदमी हूँ। हुँ? ये तो छोड़ दो कि मैं कोई सही सफल जीवन जीता हूँ। मैं दूसरों की कमाई पे पलता हूँ, मस्त होके खाता हूँ, दूसरे अपने हाथ से न दें तो लूटपाट मचाता हूँ, खूब भोगता हूँ और इतना खाता हूँ कि नींद बहुत आती है, तो पड़ा रहता हूँ। और चूंकि दूसरों की कमाई लूट रहा हूँ, तो नशा भी खूब कर लेता हूँ, महंगे से महंगा। पड़ा हूँ। ये मैं आदमी हूँ। हफ्ते हफ्ते नहीं नहाता हूँ, पड़ा हूँ। ये मैं आदमी हूँ। अब हफ्ते भर नहीं नहाए तो बीमारी हो गई कोई। आदमी मैं वही हूँ। आदमी मैं वही हूँ, दूसरों का खून चूस कर जीने वाला आदमी मैं वही हूँ। पर दूसरों का खून चूस के जीता था, अंधाधुंध खाता था, पड़ा रहता था, नहीं नहाता था, तो कोई बीमारी लग गई। आदमी वही हूँ। अब मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मैं बेहतर बनूंगा। ये आदमी अब बेहतर बनने के लिए क्या बदलेगा बताओ? प्रक्रिया समझो। आदमी छोटा, घटिया, लिटिल मैन। ये लिटिल मैन क्या कर रहा है? इसको बताया, इसने मान लिया है, मान्यता है कि जीवन काहे के लिए? भोगने के लिए। अब जिसी कीमत पे भोग सकते हो, भोगो। तो इधर उधर लूटपाट मचाता है, हर तरीके से लूटपाट। माने यही नहीं होता कि बंदूक दिखा के लूट लिया, भावना दिखा के लूटना भी लूट नहीं होता है। भ्रष्टाचार करके लूटना भी, ताकत दिखा के लूटना भी लूट नहीं होता है। कुछ भी करके लूट, लूटपाट कर रहा है, लूटपाट करके पड़ा हुआ है, अंधाधुंध खाता है, नशे भी करता है,
हमने कहा हफ्ते 10 दिन नहाता नहीं है, मौज में अपना सोता है, बस खाता है सोता है, खाता है सोता है। तो न नहाने के कारण इसको हो गई कोई बीमारी। जब बीमारी हो गई, दुख मिला, तो इसने कहा मैं बेहतर इंसान बन के दिखाऊंगा, मैं कुछ बदल दूंगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ये क्या बदलेगा? ये अब दिन में 4 बार नहाना शुरू कर देगा। इसके हिसाब से अब ये महान बन गया। ये बात समझना, ये अपनी टुच्चाई नहीं बदलेगा, ये अपने केंद्र की क्षुद्रता को नहीं बदलेगा। ये क्या बदलेगा? इसके हिसाब से छोटा आदमी वो है जो नहीं नहाता, और महान आदमी वो है जो दिन में 4 बार नहाता। अब ये दिन में 4 बार नहाएगा। ये इसका महानता का कॉन्सेप्ट होगा। महान वो है जो दिन में 4 बार नहाता है। ये नहीं कहेगा कि महान वो है जो किसी का शोषण नहीं करता, ये कहेगा महान वो है जो दिन में 4 बार नहाता है। कर्म और कर्ता के परिवर्तन का भेद देख पा रहे हो? ये अपना कर्म बदलेगा, और कर्म भी कौन सा? सबसे आखिरी एकदम सतही कर्म है, उसको बदलेगा। लेकिन उसको बदलने का एक तर्क है। जो इसको बीमारी हुई है, इसको ये लगता है कि वो कर्म से हुई है, कर्ता से नहीं हुई है। और डॉक्टर ने भी यही बताया। डॉक्टर ने कहा बीमारी इसलिए हुई है क्योंकि तुम नहा नहीं रहे थे। डॉक्टर ने इसको ये थोड़ी बताया कि बीमारी इसलिए हुई क्योंकि तुम घटिया आदमी हो। डॉक्टर ने इसको ये थोड़ी बताया कि तू घटिया आदमी है इसलिए तुझे बीमारी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि तुमने नहाया नहीं तो बीमारी हुई है। तो इसने कहा अच्छा, मैं इतनी बेकार जिंदगी जी रहा था, देखो मुझे बीमारी लग गई। अब मैं महान जिंदगी जीऊंगा जिसमें बीमारी न लगे, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, दिन में 4 बार नहाऊंगा। धार्मिक लोग दिन में 4 बार नहाते हैं। अच्छे से समझ लो ये। कोई दिन में 2 बार मंदिर जाता है, कोई दिन में 5 दफे नमाज पढ़ता है। मतलब समझ लो। किसी का पक्का रहता है कि इतने बजे बैठ के ध्यान लगाऊंगा। ये सब महान बनने के प्रयास हैं। ये सब कर्म के तल पर अनुशासन बांधने के प्रयास हैं। कर्म के तल पर अनुशासन बांधना। मैं अपना कर्म इस तरीके से कर दूंगा तो मैं महान हो जाऊंगा। छोटा आदमी छोटा बने बने महान कर्म करना चाहता है। दिक्कत बस इतनी है कि महानता की ये परिभाषा उसके छुटपन से आ रही है। महानता की जो परिभाषा छुटपन से आएगी, वो महानता अपने आप में बहुत छोटी चीज होगी। छोटी ही नहीं, घातक। घातक क्यों? क्योंकि है वो चीज छोटी, पर तुम्हें भरोसा दिला देगी कि बड़ी है। तुम अपनी नजरों में श्रेष्ठ हो जाओगे। जो अपनी नजरों में भी श्रेष्ठ हो गया, अब उसको तो कोई जरूरत भी नहीं लगेगी अब बेहतर होने की, श्रेष्ठ होने की। वास्तव में बात समझ में आ रही है? महानता भविष्य की बात है। भविष्य की सारी बातें कामना होती हैं। कामना का अर्थ ही है अहंकार की मूर्खतापूर्ण कोशिश किसी विषय को पा करके स्वयं को पूर्ण कर लेने की। महानता भी एक विषय है जिसे स्वयं में जोड़ करके अहंकार पूर्ण हो जाना चाहता है। पैसे मिल जाए तो अहंकार बोलेगा मैं अमीर हूं। पैसे की कामना होती है ना। वैसे ही महानता मिल जाए तो अहंकार बोलेगा मैं महान हूं। महानता भी एक कामना ही है। और हम क्या सोचता है कि महान हो जाऊंगा तो पूर्ण हो जाऊंगा, जो भीतर खलबली मची रहती है मिटेगी। कुछ मिटेगा नहीं। दुनिया के सबसे मूर्खतापूर्ण प्रयासों में से ये एक है। क्या? महान बनने का प्रयास। किसी टुच्चे आदमी को अगर देखना हो तो उसको देखना जो कह रहा हो मेरे जीवन का लक्ष्य है महान बनना। ये आदमी है झुंडुओं का भी सिरमौर। कह रहा है झुन्नू होने से संतोष नहीं है, मैं बनूंगा महान झुन्नू। महान। महानता हमेशा कर्म के तल पर हम पकड़ते हैं। महानता हमेशा लक्षण के तौर पे हम पकड़ते हैं। महानता के कुछ बहुत निश्चित चिन्ह प्रमाण होते हैं कि नहीं होते? तुम्हें कैसे पता कोई महान है? ठीक वैसे ही तुम्हें कैसे पता कि कोई अमहान है? तुम्हें कैसे पता कोई महान है? तुम्हें कैसे पता कोई महान नहीं है?
लक्षण होते हैं, सब लक्षण उतारे जा सकते हैं बिना स्वयं को बदले। सब लक्षण उतारे जा सकते हैं बिना स्वयं को बदले। आप महान कहला सकते हो, क्योंकि महानता बहुत पारिधिक चीज होती है। हम्म। बाहर बाहर की। ये कैमरा आपको अभी दो तस्वीरें दिखाए। एक तस्वीर में एक आदमी गरीबों को दान कर रहा है, दूसरी तस्वीर में एक आदमी गरीबों को जोर से डांट कर भगा रहा है। बताओ महान कौन है? जो दान दे रहा है। इतना आसान है महान हो जाना। महानता एक चिन्ह है, एक तस्वीर है महानता, एक तस्वीर है। इसी तरह से क्षुद्रता भी एक तस्वीर है। हमें क्या पता, हम अपनी जिंदगी को भी कर्मों, लक्षणों, चिन्हों, प्रतीकों के आधार पर ही आंकते हैं, तो दूसरों की जिंदगी को भी। कोई कुछ करता दिखा, हमें तुरंत लग जाता है ये महान है। कोई कुछ उसके विपरीत करता दिखा तो हमें लग जाता है महान नहीं है। तो हमें भी जब महानता चाहिए होती है तो बहुत आसान होता है। क्या? कुछ लक्षण दिखा दो, कुछ कर्म दिखा दो। हमारी भी वैसी तस्वीर हो जाए। तस्वीरों का खेल है। समझ में आ रही बात ये? आप में से बहुत लोग युवा हैं और आप में से बहुत लोग आदर्शवादी भी हैं। अच्छी बात है, आदर्शवाद। और आदर्शवाद से बच के भी चलना पड़ता है। आदर्शवाद माने आइडियलिज्म। आपको ज्ञात होगा कि यूरोप में आइडियलिज्म बाकायदा एक सशक्त दर्शन रहा है। जिसको पीछे छोड़ करके यूरोप आगे बढ़ गया। अब बहुत कारण है उसके, बहुत कारण है। पर बड़े से बड़ा कारण यही है कि आइडियलिज्म के केंद्र में आइडिया बैठा हुआ है। आइडिया। और आइडिया के पीछे आइडिएटर है, जिसका वो आइडिया है। महानता एक आदर्श है, पर किसका? मेरा ही ना। आइडिएटर तो मैं हूं ना। आइडिएटर तो मैं हूं ना। तो इसीलिए कौन सा आदर्शवाद? ज्ञानियों ने कहा है कि आदर्शवाद की कोई कीमत नहीं, तुम्हारे आइडियल्स की, तुम्हारे आदर्शों की कोई कीमत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे आदर्श है। छोड़ दो सारे आदर्श। और ये बात हमें भीतर तक कपा जाती है। छोड़ दे सारे आदर्श तो जिए कैसे? हाँ, छोड़ दो सारे आदर्श। कामनाओं का ही दूसरा नाम आदर्श है, विचार करना। यहां तक कि मुझ में कामना न बचे, ये भी एक कामना पूर्ण आदर्श ही है। वेदांत को मालूम है क्या बोला जाता है? अद्वैत वेदांत, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। क्योंकि वहां दो ही बातें होती हैं, सत्य और माया। या तो सत्य है पारमार्थिक तल पर, नहीं तो माया है बाकी सब तलों पर। तो सत्य माने एब्सोल्यूट, और आइडियलिज्म माने माया। तो अद्वैत वेदांत का नाम ही है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। सब कुछ माया है। सत्य यही है कि सब माया ही है, ये एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। तो ये औकात है आइडियल्स की। माया है आइडियल। आइडियलिज्म क्या होता है, इसको आप पढ़ के आज लिखेंगे कम्युनिटी पर। और जो पूरा दर्शन था आइडियलिज्म का, वो क्या था? कि केंद्र में ये बात है, द वर्ल्ड इज एन आइडिया। क्या देखना है फिर? भविष्य की महानता को नहीं देखना तो क्या देखना है? वर्तमान की क्षुद्रता को देखना है। भविष्य की महानता को नहीं, वर्तमान की क्षुद्रता को देखो।
बहुत सांत्वना मिलती है वर्तमान की क्षुद्रता को समेटे सहेजे भविष्य की महानता के सपने लेने में। मिलती है कि नहीं? वही फिल्म आई थी, उसमें वो था, अपना टाइम आएगा, नहीं अपना नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा। गा भाई टकले। हम्म। बहुत बालहीन तरीके से गाया है। ना बल है ना बाल है। हम्म। बाल ही नहीं लग रहे। जितने आपने आदर्शवादी गाने सुने होंगे, किसी भी गाने में आपने ये सुना कि वर्तमान कैसा है? सुना क्या? ये एक बहुत मौलिक भूल है, छोटी मोटी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। क्योंकि भूल से ज्यादा ये एक साजिश है। कल ऐसा होगा, कल ऐसा होगा। भारत आजाद हुआ, नेहरूवादी आदर्शों का जोर था, और उस समय पर कितनी ही फिल्में आईं जो आदर्शवाद से भरी हुई थी। आजादी के पहले 10-15 सालों में भारत में जबरदस्त आदर्शवाद था कि अब अंग्रेज चले गए। मालूम है, बहुत लोगों को यह भी लगता था अंग्रेज चले गए हैं तो बारिश ज्यादा होगी। सचमुच फसलें ज्यादा उगेंगी। सचमुच ऐसा था। पढ़े लिखे लोग नहीं, पर भारत में तब पढ़े लिखे लोग थे ही कितने। तो उस दौर के तुम आदर्शवादी गीत सुनो, सारे सब भविष्य की बात कर रहे हैं। वो भविष्य आज तक नहीं आया, 75 साल बीत गए। क्यों नहीं आया? 1950 में, 55 में हमने जो गीत गाए थे वो आज तक फलीभूत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि किसी गीत ने वर्तमान को नहीं देखा था। सबने भविष्य के सपने संजोए, वर्तमान को किसी ने नहीं देखा। किसी ने जाके पूछा ही नहीं लाओ त्सू से हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। ज्ञानियों की हमने कदर तो करी नहीं है ना। हमें लगा हम आदर्शवादी सपने संजो रहे हैं, भविष्य के गीत गा रहे हैं, इसमें क्या बुराई हो सकती है? बुराई ये है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के अज्ञान से निकल रहा है। तुम वर्तमान के अज्ञान को हटाना नहीं चाहते, इसीलिए भविष्य भी अज्ञान से भरा हुआ ही होगा। नया दौर है, नई उमंगें, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, मिलकर लिखेंगे हम नई कहानी। कौन सी नई कहानी? तब से आज तक नहीं लिखी, मैं परेशान हो गया कि तुम्हारी नई कहानी कब सुनने को मिलेगी। फिर 10 साल पहले मैंने पूछा, लिखनी है नई कहानी? मुझसे 60 साल पहले तुम गा रहे थे। तुम बताओ ना, वो नई कहानी आज तक हम क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि जो पुरानी कहानी चली आ रही है, हमने उसको तो मिटाया नहीं ना। जो 1000 साल की पुरानी कहानी है, उसको मिटाए बिना, उसको रोके बिना तुम नई कहानी नहीं लिख सकते। लेकिन वो गाना आप सुनोगे तो बहुत मधुर लगेगा। अब वो एक गाना नहीं है, वैसे दर्जनों गाने हैं। और मैं भी बचपन में बहुत आदर्शवादी था। भारत के भविष्य को लेकर के गाने सुनता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मैं बड़ा रोमांच होता था। एक बहुत उज्जवल भविष्य आने वाला था और मैं अपने आप को उस भविष्य का हिस्सा देखता था। बड़ा अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे समझ में आया कुछ नहीं आने वाला, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैसे ही है भीतर से, इन्हें बदलना भी नहीं है। ये किस्से कहानियों वाले लोग हैं, ना इनकी कहानियां बदल रही हैं ना ये लोग बदल रहे हैं। 10,000 साल बीत जाएंगे तो भी ये लोग ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि पुरानी कहानियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उनमें कोई सच्चाई नहीं है, कहानियां मात्र हैं, पर वो अमर हो गई हैं कहानियां।
और गाना क्या गा रहे हो? लिखनी है नई कहानी। नई कहानी कहां से आ जाएगी? पुरानी मिटी गया तो नई कहां से आएगी? नया कुछ लाना नहीं होता। नया तुम्हारे हाथ की बात नहीं होता। नया आजाद होता है, नया सार्वभौम होता है, नया स्वतंत्र होता है। उसका कोई बाप नहीं होता, वो अपने आप आता है। तुम नहीं लाओगे नए को। तुम्हारा काम है पुराने को रोकना। नया स्वतः प्रकट होता है, तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा है वो। और न तुम्हारे हाथों उसका निर्माण होगा। ये जो बात होती है ना कि हम अपने हाथों से नया भविष्य निर्मित करेंगे, इन्हीं फौलादी हाथों से नए भविष्य की रचना होगी, निर्माण होगा, सृजन होगा, मूर्खता की बातें हैं। इन हाथों से नया भविष्य नहीं गढ़ा जाता, इन हाथों से पुराना अतीत तोड़ा जाता है। उसको तोड़ दो, नया भविष्य अपने आप खड़ा हो जाता है। खड़ा भी नहीं होता, वो सदा से था। जो नया है, नवनूतन है, उसको आत्मा बोलते हैं। वो कहीं से आता नहीं, वो तो है। उसके ऊपर पुराना चढ़कर बैठ गया होता है। ठीक वैसे जैसे सत्य के ऊपर माया आवरण डालकर बैठ जाती है। सत्य नया है, माया पुरानी है। पुराने को काट दो, नया आविर्भूत हो जाता है। पुराने को काट दो, नया आविर्भूत हो जाता है। नया नहीं लाना होता, नए को कोई नहीं ला सकता। हमारी तुम्हारी किसी की औकात नहीं हम नए को ले आए। माया अनंत है, उसको कौन ला सकता है? जो कभी कहीं गई ही नहीं, उसको वापस लाने का क्या प्रश्न है? समझ में आ रही है बात? हमारे सारे सपने हमारे वर्तमान का ही पुनर्चक्रण होते हैं। प्लास्टिक को कितना भी रिसाइकल करो, डायमंड नहीं बन जाएगा। या बन जाएगा? ज्ञानी की एक बात यह होती है कि उसको सपने नहीं आते। मैं रात वाले सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं दिन वाले सपनों की बात कर रहा हूं। वो सपने जो हम खुली आंखों से लेते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यह है कि ज्ञानी अगर सपना लेता भी है तो बंद आंखों से। वो ज्यादा शारीरिक बात है। वो ज्यादा शारीरिक बात है। आपको मालूम है जानवर भी सपने लेते हैं। वो ज्यादा शारीरिक बात है। तो ज्ञानी अगर सपने भी लेता है तो जब आंखें बंद हो जाती हैं सो रहा होता है। और अज्ञानी आंखें खोल के सपने लेता है। कौन कितना बड़ा अज्ञानी है, इसकी पहचान यह है कि उसके जीवन में सपने कितने हैं। अब मेरी बात सुनते ही क्या हुआ? छन से जो टूटा कोई सपना। हम तो जीते ही अपने सपनों के लिए हैं। और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे सपने तुम्हें बेहतर नहीं बना सकते। सपने लेते इसलिए हो कि सपने पूरे होंगे तो तुम बेहतर हो जाओगे, यही मानते हो ना? सब सपनों में आशा छुपी होती है अपनी बेहतरी की। मैं बेहतर होने के सपने ले रहा हूं, यही तो सपने लेते हो ना। और बर्बाद होने का सपना तो कोई लेता नहीं, बेहतर होने का ही सपना लेते हो। लेकिन जो तुम्हारी बेहतरी है, जो तुम भविष्य में चाह रहे हो, वो तुम्हारे वर्तमान का ही तो एक कॉन्सेप्ट है। तुम्हें पता क्या कि बेहतर होना माने होता क्या है? तुम्हें क्या पता बेहतर होना माने क्या? छोटा आदमी छोटा ही रह गया। पहले नहाता नहीं था, उसको लगता था नहाना इतनी बड़ी बात है कि मैं नहाऊंगा नहीं। छोटा आदमी छोटा ही रह गया। अब दिन में 4 बार नहाता, उसको लगता है नहाना इतनी बड़ी बात है कि मैं 4 बार नहाऊंगा। दोनों ही स्थितियों में उसके लिए नहाना ही बड़ी बात रह गई। कभी नहाना इतनी बड़ी बात थी कि नहाऊंगा नहीं, कभी नहाना इतनी बड़ी बात है कि नहाऊंगा। और ये बात आप धार्मिक लोगों में खूब पाएंगे, उनके लिए यही सबसे बड़ी बात है। मैं जब से धार्मिक हुआ हूं, हम्म, बोलो क्या करता हूं? प्याज लहसुन छोड़ दिया है।
उसके लिए यही सबसे बड़ी बात है। मेरी कोई प्याज लहसुन की ना दुकान है ना ठेला, मुझे प्याज लहसुन बेचने में कोई रुचि नहीं है, पर मुझे उन लोगों की धार्मिकता से बहुत अरुचि है जो जाकर कहीं भी बैठते हैं और सबसे पहले पूछते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में कि प्याज लहसुन अदरक गार्लिक एंड जिंजर हटा के कुछ मिलेगा क्या। किस नाम पे? धार्मिकता के नाम पे। हम धार्मिक आदमी हैं। बिल्कुल हो सकता है कि मैं भी प्याज लहसुन ना खाऊं, एकदम हो सकता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि इन बातों का धार्मिकता से कोई लेना देना है। छोटा आदमी था तो पहले क्या करता था? दिन भर प्याज खाता था। अभी भी वही छोटा आदमी है तो अभी भी लगता है इसको यही है कि सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है? प्याज। तो इसके लिए धार्मिकता का अर्थ है प्याज ना खाना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो प्याज ही है ना। अभी भी, पहले भी बड़ी चीज क्या थी? प्याज। अभी भी बड़ी चीज प्याज है, बस अहंकार ऐसे फ्लिप मार गया है, सिक्का ऐसे पलट गया है। तो पहले बोलता था प्याज बड़ी चीज है तो प्याज खाता हूं, अब कहता है प्याज बड़ी चीज है तो प्याज नहीं खाऊंगा। लेकिन बड़ी चीज तो प्याज ही रह गई। अभी भी उसकी नजरों में प्याज छोटी चीज नहीं हुई कि खा ली तो खा ली, नहीं खा ली तो नहीं खा ली। नहाना अभी भी उसके लिए छोटी चीज नहीं हुई कि नहा लिया तो नहा लिया। कोई दिन ऐसा आ सकता है जब यही सही हो कि आज नहीं नहाएंगे, ये उसके लिए अभी बड़ी चीज नहीं हुई। किसी प्रकार का आदर्श पकड़ लो, किसी प्रकार का लक्षण पकड़ लो, किसी प्रकार का आचरण पकड़ लो और कह दो कि यही तो महानता के द्योतक हैं, और फिर खुश हो लो। मैं तो, और यही नहीं, कोई दूसरा मिले जो उन लक्षणों से मेल ना खाता हो, जो उन आदर्शों का अनुपालन ना करता हो, तो घोषित कर दो कि वो घटिया आदमी। प्याज खा रहा था। मैं डिस्क्लेमर फिर लगा रहा हूं, मैं प्याज का ठेला नहीं चलाता। वर्तमान की क्षुद्रता काटनी है, भविष्य के सपनों का क्या करोगे। वास्तव में जिसने वर्तमान पर नजर रख दी उसके पास समय ही नहीं बचता भविष्य की सोचने का। जिसके पास भविष्य के सपने लेने का समय है, ये आदमी बड़ा बेईमान है। ये वर्तमान पर दृष्टि रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि श्रम करना पड़ेगा ना, ठीक अभी काटना पड़ेगा जो है उसको। सपने तो संजो सकते हो, संजो लो। क्या सपनों के लिए श्रम नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। लेकिन दो बातें समझना, सपनों के लिए कितना भी श्रम करो, स्वयं को वर्तमान में काटने के श्रम से वो कम होता है। भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए भी मेहनत लगती है, पर उस मेहनत में कितना भी तुम श्रम कर लो, स्वयं को काटने में जो श्रम लगता है वो उससे कम होता है। तो अहंकार के लिए ये मुनाफे की बात होती है कि भविष्य के लिए मेहनत कर लो। असली सूरमा वो है जो सारा श्रम वर्तमान में डाल देता है। वो कहता है आगे के लिए कुछ नहीं चाहिए, अभी जैसा हूं बस ऐसा ना रहूं, और वो काम अभी करूंगा, प्रतिपल करूंगा। 2 साल बाद के लिए कुछ मांग ही नहीं रहा। नॉट द सेम मैन, नॉट द सेम रिवर। आगे के लिए क्या मांगू? ना आदमी वो रहना, नदी वो रहनी है, क्या आगे के लिए मांगू? क्या पता है। आपकी संस्था का आज तक कोई विजन मिशन स्टेटमेंट नहीं है, और मैं कितना भी प्रयास कर रहा हूं मैं लिख भी नहीं सकता। उस दिन हम लोग ये CSR फंडिंग की बात कर रहे थे, जो 2-4 साल पहले CSR प्रपोजल आए थे, उसमें से एक ने फॉर्म दिखाया था कि फॉर्म में ये भी लिखना था कि आपकी संस्था का 5 वर्षीय विजन क्या है।
वही हमें बड़ी दिक्कत आ गई थी, लिख के क्या दें इनको। हम्म। बात करे है कल की, खबर नहीं जगत में पल की। हमें तो साहब ने ये सिखाया है, ये खबर नहीं इस पल की, और बात करे है कल की। इस पल की अभी खबर ले नहीं पाए हैं, कल की क्या बात करें। तो हम उन्हें फॉर्म में कुछ भर के ही नहीं दे पाए। उन्होंने पूछा बताओ कल का कुछ बताओ। वो हमसे 5 साल का पूछ रहे थे कि 5 साल में संस्था कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, बताओ। तो हम बता ही नहीं पाए। हमें 1 रुपया आज तक नहीं मिला CSR फंडिंग में। वैसे ही एक याद आता है मुझे, आदित्य बिरला स्कॉलरशिप होती थी। तो जो कैट परीक्षा होती है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, IIMS का, तो उसमें जो टॉप 20 रैंकर्स होते हैं, तो उनको वो स्कॉलरशिप ऑफर करी जाती है। और उसमें कुछ तय नहीं होता कि कितनों को मिलेगी। वो 5 को ही मिल सकती है, 10 को भी, 18-20 लोगों को भी दे सकते हैं वो। और वो चूंकि जो कैट एग्ज़ाम के टॉपर्स होते हैं उनको ऑफर होती है स्कॉलरशिप, तो उसमें ज़्यादातर आम अहमदाबाद वाले ही आते हैं, क्योंकि जो यूजुअल टॉपर्स होते हैं वो अहमदाबाद ही चुनते हैं। तो मेरे साल में उस स्कॉलरशिप में मेरा भी नाम आ गया। अब बस ये करना होता है कि ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, लेकिन आप अपने बारे में कुछ सूचना भेज दीजिए। अब प्रोसेस सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन का होता है। बस ये पता चल जाए कि तुम आदमी गड़बड़ तो नहीं हो ना, तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। और स्कॉलरशिप बढ़िया होती है। उसमें आपकी जो पूरी फीस होती है वो वेव ऑफ हो जाती है। और शायद ये भी था कि अगर समर ट्रेनिंग वगैरह पे आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आने जाने वगैरह का खर्चा भी स्कॉलरशिप में कवर हो जाता है। कुछ था, याद नहीं। तो उसमें भी उन्होंने वही पूछ लिया कि वत्स बताओ, यहाँ से निकल के करोगे क्या। अब मैंने उनको बड़ा लंबा चौड़ा 2.5 पन्ने का जवाब दे दिया, जिस 2.5 पन्ने का लब्बो लुबाब ये था, पता नहीं। मैंने कहा इनको अपमान सा लगेगा अगर मैं सीधे बस ये लिख दूं डोंट नो। तो मैंने 2.5 पन्ना लिख के दिया। पर झूठ कैसे लिखता। तो 2.5 पन्ने में लिख के यही दे दिया कि भैया हम कुछ नहीं जानते, और हमसे कोई उम्मीद भी मत रखना। शब्द मेरे कुछ इस तरह से थे कि अपने आगे मैं बहुत सारी रोशनी देख रहा हूं, पर उस रोशनी के भीतर क्या है ये मुझे अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मेरी ही आंखें चुंधियाई जा रही हो कि इतना प्रकाश है, इस प्रकाश में है क्या, मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा आगे क्या है। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो चीज़ दिख नहीं रही है मैं क्यों बताऊं कि मुझे दिख रही है। मैं खुद अभी स्ट्रगल कर रहा हूं समझने के लिए कि ये सब क्या है। तो मेरे ख्याल से पूरे कैंपस से 1 या 2 लोग थे जिनको स्कॉलरशिप आई थी पर मिली नहीं। मुझे बड़ी ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि फीस तो मुझे अपने ही पैसों से भरनी थी। खैर फीस का तो फिर एजुकेशन लोन से हो गया था इंतज़ाम, लेकिन और भी उस समय पर खर्चे थे, तो पढ़ाई के अलावा और इधर उधर काफ़ी जुगाड़ करके फिर कुछ कमाया गया। उस वक्त तो स्कॉलरशिप मिल जाती तो ज़िंदगी आसान हो जाती, पर नहीं मिली। चलो ठीक है। तो आज से वो 22 साल पहले की बात हो, 23 साल पहले की बात हो, और चाहे अभी CSR की बात हो, यही चल रहा है। हर आदमी किसमें उत्सुक है, भविष्य में। आगे का बताओ, आगे का बताओ। और उनको बोल दो आगे का नहीं पता, तो उखड़ जाते हैं, बुरा मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आगे की फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी की सुध लीजिए। आप कैसे हैं ये देख लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा। लाओ त्जू कह रहे हैं महानता का सपना मत लो। मैं आपसे कह रहा हूं सब सपने किसी ना किसी तरीके से महानता के ही होते हैं।
महत का अर्थ ही होता है बड़ा, महानता वहीं से आ रहा है। सपनों में कोई छोटा थोड़ी हो जाना चाहता है। सपने का अर्थ ही है कि कुछ बड़ा, मजेदार, आकर्षक मिले। महानता माने सपना, सपना माने कामना, वो सब एक ही बात है। भविष्य माने कामना, मत लो सपने। श्री कृष्ण जिसको निष्काम कर्म के तौर पर कह रहे हैं, वही बात लाओ त्सु इस रूप में कह रहे हैं कि साधु महानता का प्रयास नहीं करता इसलिए महान है। थोड़ा कुछ जोड़ूं इसमें। साधु को पता भी नहीं होता कि वो महान है। जिसको पता है कि वो महान है, उसको सिर्फ एक तरीके से पता हो सकता है, उसके पास महानता की कोई छवि हो और उसने अपनी वर्तमान की छवि को महानता की आदर्श छवि के सामने रखकर देखा हो और कहा हो ये दोनों छवियां एक समान है। अन्यथा आप कैसे कहोगे कि आप महान हो? बोलो। आपके पास एक तयशुदा पूर्व निर्धारित छवि होनी चाहिए महानता की, और फिर अभी आप कुछ करो और उन दोनों छवियों का मेल कर दो, उनको सामने रख के जक्सटपोज करके, और कहो दोनों छवियां एक जैसी, अतः मैं महान हूं। जो वास्तव में महान होगा उसको नहीं पता चलेगा वो महान है। जिसको पता है कि वो महान है वो बड़ा टुच्चा आदमी है। उसकी महानता कृत्रिम है, उसकी महानता कामना मात्र है। जो वास्तव में महान होता है वो महानता को कब का भूल चुका होता है। उसने महानता बहुत पीछे छोड़ दी। बहुत सरल हो जाता है, बहुत साधारण हो जाता है, बिल्कुल निर्विशेष हो जाता है। हमारी महानता हमारे कामनाओं की तरह ही विशेषता मांगती है। क्या निकाला अब? वो प्रकाश वाली बात हो तो पढ़ दूं। खोज लो, मिले तो बता देना। गाना बजाना तो गाना बजा सकते हैं तब तक जब तक खोज रहे हो। मिलकर लिखेंगे नई कहानी, या ऐसा ही और कोई आदर्शवादी गाना। एक तो भविष्य का वो गाना सुनाया ही था मैंने आपको, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, होगा भविष्य, और रिमझिम बरसता सावन होगा भविष्य। वर्तमान की फिक्र करो। वर्तमान साफ हो गया तो जीवन तो वर्तमान में ही है ना। वर्तमान की सफाई में ही महानता है, भविष्य के सपनों में नहीं महानता होती। वर्तमान अगर साफ करने लगोगे ना तो एक और मजेदार चीज होगी। तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे भविष्य के सपने कितने बचकाने थे। अगर वर्तमान बेहतर हुआ है तो भविष्य के सपने टुच्चे लगने लगेंगे। ये प्रयोग करके देखिएगा। आप में से जिन लोगों को गीता सत्रों से लाभ हुआ है, जब वो 1 साल पहले के अपने सपनों को याद करेंगे तो उन्हें हंसी आ जाएगी। वो कहेंगे मैं ऐसे सपने लेता था। देखो गीता ने कितना बचा दिया आपको। गीता ना होती तो आप आज भी उन्हीं सपनों के पीछे अपना धन, मन, जीवन सब व्यय कर रहे होते। कितने खर्चे बता दिए गीता ने आपके। जो सपने आज आपको टुच्चे लग रहे हैं, आप उन्हीं सपनों के पीछे दौड़ रहे होते। और सपनों के पीछे दौड़ना बात तो महंगी होती है। क्या मिल गया? ये मैं क्या पढ़ के सुनाने वाला हूं? अपना वो आंसर जिसको जज किया गया कि नॉट गुड इनफ, ये मेरा वो जवाब है जिसके कारण मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो अभी आप अपने खतरे पर ही सुनिए। मैं पहले से ही बताए दे रहा हूं, ऐसे लिखोगे तो स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी।
लेकिन ये सब देखता हूँ तो अच्छा भी लगता है कि 22-23 साल की उम्र में भी, और मुझे वो चाहिए थी, मुझे ज़रूरत थी उस स्कॉलरशिप की, लेकिन इतनी हिम्मत रखी कि जो बात जैसी है वैसी लिख दूंगा। वहाँ पर ये प्रथा भी है कि आप आते हो एकदम, ये तो एंटर करते ही होता है ना, स्कॉलरशिप अगले 2 साल की है, तो आप एंटर करते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आ जाता है, तो ये प्रथा होती है कि ये सब पहले सीनियर्स देखते हैं, सीनियर्स एक बार देख लेते हैं। सीनियर्स को दिखाई थी, उन्होंने कहा था बदल दो, मैंने नहीं बदली। ये सुना रहा हूँ कि ऐसा मत लिखना, नहीं तो व्यवहारिक जगत में कुछ नहीं पाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे। तो ये बीच में से है, उसमें से मैंने तो बहुत लंबा लिखा था। What shape my career is going to take in the future, I neither know nor have any inclination to predetermine. I leave it to the judgment of my rationale over the enlightenment that passage of time brings over it. I only want to leave myself free to experience, feel, and think, which is a complete task in itself. And if my vision is too broad to be narrowed down to any single career objective, it is because I have prevented any prejudices from clouding any part of it. What I am fiercely sure of, though, is that no force in the world other than my own intellect, reason, and integrity would dictate whatever I would be doing. I want, at all times of my career, to have the courage to do what I want to do. Having qualified for a top notch bureaucratic job with the Government of India, I chose to venture out to this Gurukul in corporate world. I didn't want to limit myself to a bureaucratic job with all its restrictions. वो कहाँ चला गया जो लाइट वाला था? वो खोजो जिसमें था। जो भेजा होगा ना कभी। एक 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 लाइन थी कि आगे लाइट दिखती है, लाइट में क्या है ये पता नहीं, बहुत क्लियर स्टेटमेंट था, हालांकि इसमें भी वही आ रहा है। I do not view the world as a dissected, compartmentalized, discrete entity. It's rather a complete whole. The different activities that different people do are but the manifestations of the outpourings from a single fountainhead. I need to see all that all people do in all fields. I'm as interested in history, politics, and society as in scientific research and the corporate world. Irrespective of what sphere I choose, I want myself to be harmoniously branching out into all space that human consciousness pervades. I want to be an individual, integral and complete, and try not to care where this search for my ideal ego self would lead me. ये है, ये भविष्य का ख्याल नहीं है। I'm convinced that as long as I am true to myself and have integrity and learning as my guiding forces, I do not need to be cautious or apprehensive of my tomorrow. In a sense, I don't aim to be starting a career. I want to be living my career every moment, even at the time when I am writing about it. For this is what a career is, the sum total of all moments when one can say with pride, this is my life and I have lived it. और जिन्होंने इसको पढ़ा उन्होंने इसको उठा के ऐसे रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। उन्होंने कहा सबको दे दो स्कॉलरशिप, इसको मत दे देना। समझ में आ रही है बात? ये भविष्य की परवाह छोड़िए, वर्तमान ही ऑर्गेनिक तरीके से भविष्य बन जाएगा। वर्तमान को ऐसा वृक्ष मानिए, भविष्य जिसका फल है। तो वृक्ष यदि मजबूत है तो भविष्य सफल है।
सफल शब्द का भी अर्थ यही होता है। फल तो फल जानते ही हैं आप, सफल माने जिसमें फल लग गया उसे सफल कहते हैं। तो सफलता का यही अर्थ है, सफल भविष्य का यही अर्थ हुआ। वर्तमान इतना ठीक था कि लग गया फल उसमें। और वृक्ष अगर ठीक है तो फल तो वृक्ष में ही निहित है ना, फल तो वृक्ष के अंदर ही बैठा होता है। ये तो मौसम की बात है, मौसम आएगा फल लग जाएगा, फल कहीं बाहर से थोड़ी आके टंग जाता है। फल तो हर समय वृक्ष के भीतर ही मौजूद था। तो भविष्य भी वर्तमान के भीतर ही मौजूद होता है। वर्तमान ठीक कर लो, भविष्य अपने आप आ जाएगा। मां के गर्भ में बच्चा होता है, मां खुद खाती है या बच्चे को खिलाती है? मां के पेट में बच्चा है तो मां क्या करती है? इंजेक्शन लगा के उसको खिलाती है क्या? मां खुद खाती है, मां खुद खाती है और आहार अपना बढ़ा देती है। कुछ आहार बदल भी दिया जाता है कि इन दिनों आप ये खा लो। मां खुद खाती है, बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है। वर्तमान मां है, बच्चे का नहीं ख्याल करना है, मां का ख्याल करो। पर हम मां को कुपोषित रख के बच्चा चाहते हैं गदाधारी भीम जैसा। मां कर दी है 4.5 फीट की और उसको खाने को भी नहीं देते, और खाने को देते हैं तो उसको सड़ा खिलाते हैं। और रोज ऐसे दोनों हाथ उठा करके आकाशीय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बार सीधे गदाधारी भीम को ही उतारना है आंगन में हमारे। मां को मारे डाल रहे हो, बच्चा गदाधारी पैदा होगा? जितनी ऊर्जा सपनों पे लगा रहे हो ना, उसकी थोड़ी भी ऊर्जा अगर वर्तमान पर लगा ली होती तो सपने लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये अच्छे समझ लीजिए, आपका ऊंचे से ऊंचा सपना भी आपको वो भविष्य नहीं दे सकता जो एक स्वप्न रहित स्वस्थ वर्तमान दे सकता है। घटिया वर्तमान के साथ, अस्वस्थ वर्तमान के साथ आप ले लो जितने आपको ऊंचे सपने लेने हो। अगर भविष्य के भी तुम बड़े प्रेमी हो तो भविष्य भी तब मिलता है जब भविष्य की परवाह छोड़ के स्वस्थ वर्तमान की कद्र करी जाती है। स्पष्ट हो रही है बात? ये भविष्य बहुत बड़ी पनौती होती है। वर्तमान में भूले भटके संयोग से, अनुकंपा से कुछ ऊंचा और अच्छा आ भी गया ना तुम्हारे पास, भविष्य की चिंता तुमसे वो भी छीन लेगी जो तुम्हें बस अनुग्रहवश मिल गया है। क्योंकि जो भी ऊंचा तुम्हें मिलेगा वो ऊंचा होने के कारण ही कभी भविष्य का आश्वासन नहीं दे पाएगा। वो कहेगा मैं हूं, मैं अभी हूं, मैं सामने हूं तुम्हारे, मैं तुम्हें भविष्य का क्या न्योता दूं या लालच दूं? मैं तुम्हें भविष्य में कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता हूं मैं अभी दे रहा हूं, मैं पूर्ण हूं अभी। ये उच्चतम है जो तुम्हें मिलेगा वर्तमान में। लेकिन जब ये तुम्हें मिल भी गया तो तुम्हारी पुरानी आदत तुमसे वही पुराना प्रश्न पूछवा बैठेगी। क्या? नहीं ये तो ठीक है, पर इससे आगे क्या मिलेगा? नो यू आर ग्रेट, बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर? ये बहुत मैं आपको एक व्यक्तिगत तरीके से बता रहा हूं सूत्र। जैसे मैं बचा वैसे ही आप भी बच जाओगे।
किसी रिश्ते विश्ते में हो अगर, तो भाग निकलने का समझ लेना पल तब आ गया है जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बट व्हाट अबाउट अवर फ्यूचर। यह है आचार्य जी का खुफिया सूत्र। जैसे ही कोई पूछने शुरू कर दे क्या कि नहीं वो सब तो ठीक है, तुम आदमी बहुत बढ़िया हो, बट यू नो माई मामा सेड यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर बेबी, समझ लेना कि अब समय आ गया है जान बचाने का। तुम लोग तो पैदा नहीं हुए होगे तब फिल्म आई थी, उसमें गाना था, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। मेरी ओर से बिल्कुल एकदम खरा जीवन का व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, ऐसी चाय मत पीना, ऐसी चाय पीना। ये क्या सवाल है, बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर। और ये सब बड़े आत्मीयता भरे मधुरता के क्षणों में पूछा जाता है। आप दोनों बैठे हुए हो ऐसे, और आपके कंधे पर सर टिकाया जाएगा और जुल्फें ऐसे ऐसे आपके छाती पे होंगी, और तब धीरे से पूछा जाएगा, दिस इज सो ग्रेट हनी बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर। कितना भी मधुर मदिर क्षण हो, सारी मदिरा त्याग देना, तत्काल खड़े हो जाना, क्या ना आप गड़बड़ हो रहा है मामला। अगर ये क्षण वास्तव में पूर्ण होता तो तुझे भविष्य का ख्याल कहां से आता। इस क्षण में तेरे लिए कोई पूर्णता नहीं है, तू अभी भी बैठ करके यही सोच रही है कि अब आगे का क्या होगा। मैंने शादी वादी का क्या सोचा है, मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है, कुछ कमिटमेंट वगैरह भी तो होना चाहिए ना। कौन सी पूर्णता जिसमें तू अभी भी असुरक्षित है। कमिटमेंट का तो मतलब यही है ना, सुरक्षा दे दो, जाके जरा कागज पे दस्तखत कर दो कि अब जन्म जन्म वाला रहेगा। और प्रेम हमारी तरफ से वो है जो बिना किसी कागजी कार्रवाई के भी तुझे उतना दे सकता है जो कोई कागज तुझे सुनिश्चित नहीं कर पाता। प्रेम हमारी ओर से वो है कि वो वादे भी निभा देते हैं जो कभी किए ही नहीं। और तू क्या कह रही है, आगे का कुछ कमिटमेंट भी तो कर लो। ओके, टाटा, गुड बाय। समझ में आ रही है बात। ये साहसी लोगों का रास्ता है, ये उनका नहीं है जो इसी डर में मरे रहते हैं कि आगे क्या होगा। ये उनका है जो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी अभी है, अभी जीने दो मौज में, आगे जो होगा देख लेंगे। और बहुत आगे की क्या सोचे, बहुत आगे तो बस मौत है, मरना ही तो है। ये शरीर कौन सा मिला है तुम्हें 5-7 हजार साल के लिए, कोई आज मरेगा कोई कल लुढ़केगा, बहुत आगे क्या है। तुम्हारे तो कष्ट भी अमर नहीं है, इतना क्या रो रहे हो आगत कष्टों की चिंता में। कष्ट भी तुम्हें बहुत हुआ तो 5-10 साल ही मिल सकता है, फिर मर जाओगे। इतना क्या कह रहे हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे मौत होगी और क्या होगा। पर लोगों की झुरझुरी मची रहती है, ऐसे कपे रहते हैं, बट यू नो वन हैज टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो। खासकर इन मम्मियों से बहुत मैं परेशान हूं, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। अब समझे इस चाय का मतलब, ये यादगार है उन सब चायों की जो मैंने कभी पी नहीं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है।
पता नहीं वही वो जो पुरानी बड़ी प्यारी बोध कथा है, हम्म, कि कापालिक कपाल लेकर पहुंच जाता है। कापालिक कपाल लेकर पहुंच जाता है, राजा से कहता है इसी में दे दो। राजा कहता है हम पता नहीं कितना दे सकते हैं तुझे, तुझ पे प्रसन्न है जोगी, कितना मांगता है मांग। कुछ नहीं, ये कपाल भर दे, यही पात्र है मेरा, भिक्षा पात्र, भर दे इसको। तो कहते हैं कि राजा का पूरा खजाना खाली हो जाता है, भरता नहीं। और राजा भी हठी है, बोलता है मेरे यहां से कोई अधूरा पात्र लेके लौटा नहीं। कपालिक हंसे जा रहा है, बोल रहा है राजा गलती मान ले, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। राजा कह रहा नहीं, तेरा पात्र भरे बिना तुझे जाने नहीं दूंगा। राजा का खजाना खाली हो गया। कपालिक और जोर जोर हंस रहा है। अब राजा ने पांव पकड़ लिए, बोलते कौन है आप, ये क्या है? तथ्य नहीं हो सकता इस कहानी में बिल्कुल, पर जिसने भी रची है वो बहुत सम्मान का पात्र व्यक्ति। कपालिक बोलता है मैं कापालिक, ये कपाल। कपाल समझते हो? कपाल क्या? ये स्कल, आदमी का खोपड़ा। बोलता है भर नहीं सकता, ये नहीं भर सकता। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। राजा ने पूछा कैसे भरे इसे? कापालिक ने खोपड़ा लिया, तोड़ दिया, बोल बस ऐसे ही भर सकता है ये खोपड़ा भविष्य है, ये खोपड़ा कामना है, ये खोपड़ा आदर्श है। और लाओत्जू के शब्दों में यही खोपड़ा महानता है। इसको तोड़ दो तो ये भर जाएगा, इसको भरने का प्रयास करोगे ये खाली रह जाएगा। कितना भी इसको दे दो, इसको भरना नहीं है। इससे अच्छा इसको भरने का प्रयास ही छोड़ दो और उसको भर दो जो भरा ही हुआ है, जो पूर्णता, जो भरापन तुमको उपलब्धि है, तुम उसको उपलब्ध हो जाओ। वो तुम्हें उपलब्ध है, तुम अपनी ओर से उसको उपलब्ध नहीं, तुम उसको उपलब्ध हो जाओ। ये भविष्य के ख्वाब और सपने और आशाएं और कामनाएं, इनमें कुछ नहीं रखा है। ये सिर्फ जिंदगी बर्बाद करने के तरीके हैं। तुम्हें आ रही बात? एक चीज पे और विचार करिएगा। अगर एक छोटा आदमी किसी को महान बोल रहा है, तो जिसको महान बोला जा रहा है वो कौन होगा? सोच के देखो। एक ऐसा आदमी है जिसे बहुत सारे छोटे लोग महान बोलते हैं, तो वो आदमी कैसा होगा? एक आदमी है जिसे करोड़ों लोग महान बोलते हैं और करोड़ों लोग छोटे ही होते हैं, जिसे करोड़ों लोग महान बोलते हैं वो कैसा होगा? अब समस्या आने वाली है। बहुत कुछ जो हमने सच सोच रखा है वो थोड़ा खुलेगा, समझ में आएगा कि हमने जिन स्तंभों को सोच रखा था कि आकाश तक जाते हैं, वो स्तंभ बस यूं ही टंगे हुए हैं, उनके नीचे कोई बुनियाद नहीं है। न उनके ऊपर सचमुच कोई आकाश है, न उनके नीचे कोई बुनियाद है, न जमीन है न आसमान है, बस बीच में ऐसे ही स्वप्नवत कुछ टंगा हुआ है। तुम जिनको महान मानते आए हो, क्या सचमुच हैं भी वो महान? अगर वो सचमुच महान होते तो वो तुम्हें महान कैसे लगते? तुम तो महान नहीं ना। महानता को तो महानता ही पहचान सकती है, महानता को तो महानता ही पहचान सकती है। हमारे लिए तो महानता विशेष बात होती है, विशेष, उसके विशेष लक्षण होते हैं और तयशुदा पूर्व निर्धारित लक्षण होते हैं। तो हम जिनको महान बोलते हो महान कैसे हो गए? और उसमें ये भी पूछिएगा अपने आप से कि अगर किसी को पहले ही पता है कि किन लक्षणों को दर्शाने पर वो महान कहला जाएगा, तो क्या महान कहलाना बहुत आसान नहीं हो गया?
महानता बड़ी भारी कामना होती है, लोग महान कहलाने के लिए करोड़ों अरबों खर्च कर देंगे, बहुत भारी बात होती है, मुझे महान बोलो। एक व्यापारी जीवन भर लोगों का खून चूस कर पैसा इकट्ठा करता है और उसके बाद वो चैरिटी फिलैंथ्रोपी शुरू करता है, क्योंकि असली बात तो तब है जब मुझे महान माना जाए। पैसा कमाना मजा नहीं आया, पैसे का भी उपयोग तभी है जब अब मुझे महान माना जाए। जितने बड़े बड़े आपके फोर्ब्स वाले, फोर्ब्स 500 वाले बिलियनियर्स हैं, सब चैरिटीज चला रहे हैं अब, ताकि महान कहलाए। महान कहलाने में जो जो किक है वो अमीर कहलाने में कहाँ है? प्यारी बात है। उसको अच्छे से पता है कि क्या करूंगा तो महान कहला जाऊंगा, क्योंकि झुन्नू लोग हैं हम, हमारे पास महानता के आदर्श हैं, छवियां हैं। मैं भंडारा लगा दूंगा महान कहला जाऊंगा, कोई भी भंडारा लगा सकता है, हो गया महान। महानता इतनी सस्ती चीज है क्या कि भंडारा लगाने से हो जाएगी? मोहल्ले के तल पर जो काम भंडारा लगाने का है, बिलियनियर्स के तल पर वही काम इसका है कि आपने एक चैरिटी शुरू कर दी है दुनिया से एड्स हटाने के लिए। उसको अच्छे से पता है ये कर दूंगा तो हो जाएगा। लोग बहुत खफा रहते हैं कि नोबेल प्राइज नहीं मिला। जो निवर्तमान अध्यक्षा थी बांग्लादेश की, वो बहुत खफा रहती थी। जो अभी अध्यक्ष है मोहम्मद यूनुस, उनसे एक वजह ये भी थी कि इनको नोबेल प्राइज मिला था, उनको लगता था मुझे मिलना चाहिए, इसको क्यों दे दिया। पूरे एक देश का सरपंच होके भी उनको चैन नहीं था, क्योंकि नोबेल प्राइज नहीं मिला। महानता बहुत बड़ी बात होती है। नोबेल प्राइज में भी कौन सा, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उनको तो खैर उसमें मिला था, इकोनॉमिक्स में, पर इनको पीस में चाहिए था। समझ में आ रही है बात? दुनिया की सबसे टुच्ची आकांक्षा है ये कि मैं महान कहलाऊं। कभी कोशिश मत करना महान कहलाने की। और कोई आए और तुम्हें बहुत झाड़ पर चढ़ाए तो उससे कहना तेरे शत शत नमन का। ससुरा मायावी हमें महान बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई तुम्हें महान बनाए, उसको कुछ हद तक ऐसी लेना जैसे कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, क्योंकि वो इस स्थिति में ही नहीं है कि तुम्हें महान बोल सके। जब तू स्वयं महान नहीं है तो तू मुझे महान कैसे बोल सकता है? हटा ये शत शत नमन। और जिस दिन तू स्वयं महान हो जाएगा, उस दिन तुझे जरूरत नहीं है महानता का ढिढोरा पीटने की, क्योंकि तुझे पता है कि महानता कोई बड़ी बात है ही नहीं। महानता तो स्वभाव है, उसमें बड़ा क्या है? निर्विशेष है महानता, सबको उपलब्ध है महानता, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं कि शत शत नमन। और जब तक तू महानता को बड़ी बात समझ रहा है तब तक तू स्वयं तो हुआ नहीं है महान। जिस दिन तूने महानता की पैरोकारी छोड़ दी, उस दिन समझना कि तुझमें महानता आई, वरना तेरे लिए महानता क्या है? एक प्रकार का ऑथोरिटेरियन कॉन्सेप्ट है ना? जो महान है उसको अथॉरिटी बना लो, उसके पीछे चलने लगो या उसके सामने झुक जाओ, यही तो है। यही है ना महानता। इन चक्करों मत पड़ना। भारत ने बहुत अपना नुकसान करवाया है, पूरे विश्व नहीं पर भारत ने बहुत ज्यादा। भारत ने बहुत नुकसान कराया है। जितने महान लोग भारत में हुए हैं, बाप रे बाप, जितने महान लोग भारत में हुए हैं, ये मिल जाएं तो अपना एक देश बना लें अलग। हमारे यहां तो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर हर तीसरे महीने एक महान खड़ा हो जाता है। ये भी महान है, वो भी महान है। और खास तौर पे जब कोई मर जाए तब तो वो निर्विवाद रूप से महान हो जाता है। हमारे यहाँ बड़ी परंपरा है, जो मर गया वो महान ही है।
भारत ने ये महानता के चक्कर में, मैं कह रहा हूं, बहुत नुकसान करवाया है। आप इन चक्करों से बच के रहो। न खुद महान बनना, न किसी को महान घोषित करना। महानता पाने की चीज नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है। आत्मा मात्र महत है और वो पाई नहीं जाती, वो है, वो स्वभाव है। स्व माने अपना, जो हमारी असलियत है। भव माने होना, सचमुच होना, इसको कहते हैं स्वभाव। जो हमारी असलियत है उसको बोलते हैं महानता। उसको पाना क्या, उसमें खास क्या? कोई है भी महान तो इसमें कोई खासियत है? खासियत तो शायद इसमें है कि कोई महान नहीं है। उनको बोला करो शत शत नमन, और सतर्क रहो। फिर बोल रहा हूं, कोई बाहर वाला भी तुम्हें चढ़ा सकता है चने के झाड़ पर, और भीतर तो माया बैठी है, वो लगी रहती है कि आई एम टेरिबली स्पेशल। कुछ नहीं। अपने साथ गाली गलौज का रिश्ता रखो। दुनिया को गरियाओ न गरियाओ, खुद को दिन में 10 दफे जरूर गरियाया करो। फिर बहक गए झुन्नू लाल। अब अभी कैमरा है इसीलिए असली वाली गाली बता नहीं सकता, पर वो वाली दिया करो जिसके हम अधिकारी हैं सचमुच। समझ में आ रही ना बात? दूसरा कोई बहुत चढ़ा भी रहा हो तो भी तुम्हें पता होना चाहिए यथार्थ अपना। टुच्चे से टुच्चा आदमी वो है जो अपनी नजरों में या तो महान है या महान बनने की चेष्टा कर रहा है। भला आदमी वो है जिसे अपनी टुच्चाई की खबर है। और हमने बातचीत भले ही महानता के संदर्भ में करी है, याद रहे महानता, आदर्श, सपने, कामना, ये समानार्थी हैं। एक एक बात जो महानता के लिए बोली गई वो कामना पर भी लागू होती है। महानता कामना ही है।